दोस्तों, आ गया हूँ। उम्मीद है ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा होगा आपको। मैंने बताया था, हम मुक्तेश्वर वाली बाग की कहानी बता रहा था। बीट का बीट ऑर्गेनाइज करना था। बीट मतलब हाका लगाना, जिसको पहले से राजा महाराजा शिकार पे जाते थे, हाका लगाते थे। तो वहाँ पे लाके मैंने कहानी को रोक दिया था, जिसमें कुछ लोगों ने बड़ी आपत्ति जताई है, नाराज़गी दिखाई है। छोड़ो, जाने दो। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूँ मैं उत्तरांचल डायरीज में। और कैसा आपू लोग सब आनंद होनला, सब भली के होनला, दीदी बैडी नाम तीनों सब बढ़िया रहना। तो कहानी शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बहुत लंबी होती जाती है। दोस्तों, कहानी पूरी सुनना क्योंकि बड़ा मज़ेदार कहानी है ये, आदमखोर। और अंत में ही आपको पता चलेगा बाघ का क्या हुआ। बाघ थी, बाघिन थी, क्या था। तो इन लोगों ने, मतलब बद्री शाह जी और कॉर्बेट साहब बैठ के जो है एक रणनीति बनाए कि हम जो है एक बीट का ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बीट का ऑर्गेनाइज करने के लिए बद्री शाह जी ने अपने एक ख़ास आदमी को, जिसका नाम गोविंद था, जो इनका मुख्य माली था, इनके बगीचे का, इनका एक तरह से कह लीजिए इनका जो फार्म था, इनका जो ऑर्चर्ड था, काफ़ी फार्मिंग एरिया भी था इनका। मटर का सीज़न चल रहा था। तो उसको बुलाया और उसको बोला कि भाई एक बीट ऑर्गेनाइज करानी है, एक हाका लगाना है, कुछ आदमियों का इंतज़ाम कर सकते हो। तो उससे बताया कि ठीक है साहब, मैं 30 आदमियों का इंतज़ाम कर दूंगा, दोपहर तक हो जाएगा। तो ना ठीक है, तुम 30 आदमियों का इंतज़ाम करो और साथ ही जो है कितना 500 किलो, कितना किलो मटर को भी नैनीताल भेजने की तैयारी करो। क्योंकि नैनीताल से तार आ गया था बद्री शाह जी के यहाँ कि मटर के भाव ऊपर उठ गए हैं। तो भाई आदमी बिजनेस भी तो करेगा ना, एक बाग के चक्कर में ये थोड़ी है कि बिजनेस नहीं करेगा अपना। खैर, दोपहर में 30 आदमी आ गए और ये डिसाइड हुआ कि आगे जाकर के जब एक पर्टिकुलर एक इशारा होगा तो ये टीम जो है 15-15 की दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक टीम के हेड तो गोविंद रहेंगे इंचार्ज, और जो दूसरी टीम है उसमें भी एक जो एक विश्वसनीय को इन्होंने काम समझा दिया। उसके बाद इन लोग अपना निकल गए। अच्छा, इसमें यह था कि बद्री जी इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको यहाँ पे अपना ये मटरों का काम कराना था, पैकिंग वैकिंग का देखना था सब। तो उन्होंने कहा था कि मैं 1 घंटे के बाद फायर करूँगा, तब तक आप पोजीशन ले लो और आप उसी जगह पे जाओ जहाँ पे ये एक नाला, ये जो हमारे ये जहाँ से बागिन गई है नीचे उतर के एक नाला है। ये नाला आगे जाता नाला नहीं, मतलब वही गधेरा, जो अपना बरसाती पानी जिसमें आता है। एक गधेरा जा रहा है और दूसरा गधेरा उस साइड से आता है, उस पहाड़ के बगल से। वो दोनों जहाँ पे आके मिलते हैं, वो जो जॉइंट है, उसके पास में एक मैदान है और वहाँ पे आप कहीं पे जो है अपनी पोजीशन लो और ये हाका लगाएंगे और वो मैदान में जैसे ही वो बाघिन आएगी या बाघ आएगा तो आप उसको शूट कर देना। ठीक हो गया, इनकी प्लानिंग हो गई, अब डन हो गया। और उसके बाद ये चल दिए आगे जा कर के। ये जिम कॉर्बेट साहब थोड़ा आगे बढ़ गए और ये टीमें जो हैं अपना डिवाइड हो गई। और ये जब चलते हुए वहाँ पे पहुँचे उस जगह पे जहाँ पे दो नाले आके मिल रहे थे, दो गधेरे आके मिल रहे थे, तो इनको ये देख ही रहे थे कि मैं कहाँ बैठूँ और कहाँ पे मेरे को सही जगह रहेगी बैठ के शिकार करने के लिए। तो इनको एक जगह पे मक्खियाँ भिनभिनाती हुई दिखाई पड़ी। तो ये उस तरफ गए तो देखा कि वहाँ पे जो है एक गाय मरी पड़ी है और जिसके गले में जो है निशान है। तो ये पता चल गया कि इस गाय को जो है बाघ ने ही मारा है और उस गाय को बाघ ने पूरा खा लिया था। सिर्फ कंधा और सर पे थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा में थोड़ा मांस था, बाकी पूरा शरीर खा लिया था। तो जिम कॉर्बेट साहब ने क्या किया, उसको पकड़ के खींचा जोर से, और खींचा तो और वो एक ढाल में लुढ़कते हुए थोड़ा नीचे चली गई। जिम कॉर्बेट साहब ने एक्चुअली इसकी जगह बदल दी
जगह बदल देने से क्या पता वो बाघ आए और इसको खाए, क्योंकि उसी की मारी हुई है। और इतने में जो है वहाँ से बद्री शाह जी ने जो है फायर कर दिया। उधर फायर हुआ, इधर ये ढोल वोल अपना पीटने लग गए, थाली ढोल कंटर वंटर पीटने, लेकिन उन्होंने बीट वो जो हाँका था शुरू कर दिया। जिम कॉर्बेट साहब एकदम से अचकचा गए, क्योंकि ये तो प्लानिंग थी ही नहीं, ये तो अभी तक अपनी पोजीशन ही नहीं बना पाए थे। अब हो क्या रहा था, बीट एकदम से इनको लगा कि इनके नज़दीक आ रही है, लेकिन फिर वो जो है थोड़ी देर में बिल्कुल आवाज़ बिल्कुल हल्की हो जाए, फिर लगे इनको वो तो दूर चले गए, फिर वो नज़दीक आए, फिर दूर चले जाए। तो आपको पता है ना, पहाड़ों में जो है ऐसे कर्व ऐसे ऐसे एक बार रास्ता बाहर आता है, फिर अंदर पहाड़ में जाता है, फिर बाहर निकलता है, फिर अंदर जाता है, फिर बाहर निकलता है। तो इस तरह से ही रास्ता था, तो वो अंदर बाहर के चक्कर में वो कभी आवाज़ तेज आ रही थी, कभी हल्की हो जा रही थी। जब इन्होंने देखा कि वो आदमी नज़दीक आ गए, तो इन्होंने दूर से ही बोला, अरे रुक जाओ, बस शांत हो जाओ, बस रुको, मत करो, ये बीट मत चलाओ, रोको। उन आदमियों ने देखा तो वो वही रोको 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 रुक गए, और इन्होंने फिर इशारे किया कि आओ इधर आ जाओ। तो अब वो बड़े धीरे 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 आ रहे थे, क्योंकि वो इतना कटीला जंगल था, कभी सर पे कांटे लग रहे, कभी हाथ पे, कभी अपने आप को मतलब कांटों से बचाते बचूते वो आदमी आए और जिम कॉर्बेट साहब के पास पहुँचे। कोई अपने हाथ से कांटा निकाल रहा है, कोई पाँव से कांटा निकाल रहा है, कोई सर से बालों से कांटे निकाल रहा है, क्योंकि बहुत ही कटीला जंगल। और फिर हमारे वो किमोड़े किलमोड़े घिसालू घिसालू वगैरह होते हैं ना, उनके तो बड़े कटीले वो होते हैं, देखे ही होंगे आप सब ने शायद। जो उत्तराखंड के लोग नहीं हैं वो ये हिसालू किलमौड़ ये नहीं जानते होंगे, लेकिन जो उत्तरांचल के लोग हैं वो सब जानेंगे इसको। ये क्या हमारे फल होते हैं छोटे छोटे जिनको हम खाते हैं, तो वो बड़े बहुत कटीले होते हैं वो। तो वो सब आके बैठ गए, और जिम कॉर्बेट साहब जो है सोच रहे थे, इनके आने तक इनके दिमाग में ये चल रहा था कि यार ये जो बीट है ये किसी काम की नहीं है, इससे कोई फ़ायदा है नहीं, हमें एक दूसरी बीट का ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी जो जिसमें आदमी भी ज़्यादा लगेंगे, और बल्कि ज़्यादा क्या लगेंगे, मुक्तेश्वर के आसपास के जितने गांव हैं सब आदमियों को बुलाना पड़ेगा, और उसके बाद ही एक बड़ी मैसिव बीट जो है ऑर्गेनाइज करी जाएगी, एक बड़ा हांका लगाया जाएगा, तभी कुछ संभव है। तो ये गोविंद जी इनके सामने हैं और ये ऐसे हैं। अब ये गोविंद जी से कह रहे हैं कि गोविंद जी यार जो है ये तो सक्सेस नहीं हुआ, अब जो है एक बड़ी बीट का ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, पूरे मुक्तेश्वर के लोगों को आप बुलाइए, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी अच्छी बीट ऑर्गेनाइज होगी, और उतने ज़्यादा चांसेस होंगे इस बाघ को मारने के। ये उसको बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने देखा तो यार वो तो इनकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसका ध्यान तो कहीं और है, वो कहीं देख रहा है, एक ही दिशा में देखे हुए हैं, और बड़े मतलब आश्चर्य से बड़े उस तरीके से देख रहा है। तो इन्होंने भी जो है ऐसे अपने उसकी नज़रों के साथ अपनी नज़रें मिला के देखा, और थोड़ा सा गौर से देखा, तो करीब 400 गज की दूरी पे वो शेर दिखाई पड़ा इनको, बाघ जो इनकी तरफ आ रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे एक अपनी किताब में एक और बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है, अपनी एक किस्सा बताया हुआ है, अपनी एक कहानी बताई हुई है कि जब एक क्रिया हो रही होती है तो उस क्रिया के साथ में कुछ अनेक क्रियाएं और हो रही होती हैं डेवलप। यानी मैं कैसे समझाऊँ, मतलब कि आप अब जैसे इनका ही मैं बताता हूँ, ये बताते हैं कि ये एक शेर को मारने के लिए उत्तराखंड में जगह है बरम का थान। बड़ी बरम देवता जो होते हैं वो हमारे जंगलों के देवता हैं, जैसे भूमिहर देवता होते हैं, चौबाटा में हम देवता बोलते हैं, ऐसी बरम का देवता भी बड़ा एक मान्यता प्राप्त देवता हैं, जिनके क्षेत्र में शिकार वर्जित होता है। वहाँ पे आप शिकार नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ जंगली जानवरों को नहीं मार सकते हैं। और वही ब्रह्म देवता भी जो है जानवरों से जो है इंसान की रक्षा करते हैं, गांव वालों की, वहाँ के उनके जो छत्र छाया में लोग रहते हैं उनकी रक्षा करते हैं। तो उस स्थान पे इनको एक बाघ को मारना था, वो बाघ जो है भैंसों को मार रहा था बहुत। तो उसको मारने के लिए ये गए, और ब्रह्म देवता का जो मंदिर था उससे 1 किलोमीटर पहले, ये 1 मील पहले रुक गए। उन्होंने अरे मैं तो 1 मील इधर हूँ, यहाँ पे तो मैं शिकार कर ही सकता हूँ। ये मानते थे इन चीज़ों को। तो लेकिन वो कहते हैं ना, क्रिया एक हो रही होती है तो उसका और कई सारी प्रक्रियाएं और हो रही होती हैं।
तो बोलते हैं कि मैं बैठा और मैं जहाँ पे बैठा वहाँ पे कुछ जामुन के पेड़ थे जो 2-3 फीट के घेरे में थे। और मैंने देखा 200 मीटर दूरी पे से बहुत तगड़े और बड़े भारी भरकम शेर को अपनी तरफ इस तरफ को आते हुए। तो क्या है, मैं अलर्ट हो गया और करीब 100 गज में शेर आ गया था। और इतने में जो है पत्तों की सड़सड़ाहट हुई, तो मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो एक पेड़ जो है जामुन का टूट के गिर रहा था, और गिरते हुए वो दूसरे पेड़ के ऊपर जाके गिर गया। दूसरे पेड़ पे गिरा, दोनों पेड़ अपना हिल रहे हैं। और उसके बाद दूसरा जो पेड़ था वो इसका वजन नहीं संभाल पाया पहले पेड़ का, तो वो भी गिर गया। अब वो गिरा तीसरे पेड़ के ऊपर, और उसके बाद तो तीनों पेड़ जो है नीचे गिर गए। तो शेर ने देखा कि अरे कुछ हुआ यहाँ पे, तो वो वैसे ही वापस लौट गया। तो मतलब जहाँ पे ना आंधी है, ना तूफान है, ना हवा है, ना 2-3 दिन पहले बारिश हुई है, ना उस टाइम बारिश हो रही है, सुहाना मौसम है, सब कुछ बढ़िया है, तो ये पेड़ कैसे गिर गए? तब इन्होंने बोला कि वाकई में ये देवलीला है, ये भगवान सच में नहीं चाहते कि इस बाघ को मारा जाए, नहीं तो ये पोजीशन आने के बाद में ऐसा हो जाना। इसके अलावा भी इनके साथ में कुछ एक्सपीरियंस हुए थे। जैसे मैंने आपको बताया था पहली कहानी में, त्रिशूल का जो पिशाच था बाला सिंह के पेट में चला गया था, उसकी मौत हो गई थी। वो आपने पिछले वीडियो में, कुछ वीडियो पहले आप देखेंगे। ये जो देवी का जो टेम्पल टाइगर जो था, उसमें भी मैंने बताया था कि किस तरह से वो बाघ को नहीं मार पाए थे, याद होगा आपको। ये उस टाइम भी इन्होंने हाथ जोड़ दिए थे और मान लिया था कि वाकई में माता का वाहन है, और माता का ही वो है। पंडित जी ने कहा था कि ये अजय है, देवी शेर है, इसको नहीं मार पाएंगे। फिर एक चुका मैन ईटर के टाइम में भी हुआ था, आधी रात को, जहाँ गांव जो है महीना 1.5 महीने से खाली पड़ा हुआ था, जिसमें कुछ नहीं था, और आधी रात को जब ये बैठे हुए थे तो गांव से किसी महिला की बहुत जोरदार चीख की आवाज़ आई थी, चीखने की आवाज़। तो कई कुछ ऐसे एक्सपीरियंस इनकी लाइफ में हुए थे जिससे कि ये, क्या मानूं ना मानूं, कहूँ क्या कहूँ, जिसके लिए निरुत्तर थे। इन बातों का कोई जवाब नहीं होता है, तो उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। तो वही ये सोच रहे थे कि यार ये आ तो रहा है, अगर मान लो अगर अभी किसी ने फायर कर दिया, इनके लोगों में नहीं, किसी और औचाट वाले ने, क्योंकि लंगूर अंगूर भगाने के लिए, बंदर भगाने के लिए ये दिशा बदल देगी। या कोई आदमी अगर वहाँ से कोई 5-6 आदमी चले जाए जोर से बात करते हुए, तब भी ये दिशा बदल देगी। तो हम ये 100% मान के नहीं बैठ सकते कि ये बाघ हमारे सामने ही आएगी। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, और इतने में जो है बाघें, वो जो बाघ थी वो थोड़ा सा तिरछा होकर के चलने लगी, और वहाँ पे से वो एक जो जंगल सा था, जो घना जंगल था, उसके अंदर चली गई। तो ये इनको विश्वास हो गया कि अब इसने आना शिकार पे है, ये ऐसे आ रही है। तो इन्होंने अपने आदमी को बिल्कुल शांत रहने के लिए बोला, और इन्होंने जितना दबे पाँव, जितना तेज चल सकते थे, या यूँ कहिए दौड़ सकते थे कि आवाज़ ना हो और तेज़ी से तेज़ी चले जाएं, उस स्थान में पहुंच के पोजीशन ले ले जहाँ पे ये उस गाय को जो मारा हुआ है उस तक ये पहुँचे, तो मैं वो मेरी नज़र में पहले आ जाए। तो दौड़े और ये दौड़े, तो सामने जो है वो झाड़ झंकर, मैंने बताया ना, बहुत कटीली झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी। उनके पीछे एक पतला सा एक पैथ जैसा या ट्रैक जैसा कह लो, या आपने देखा होगा पहाड़ों में किस तरह से झाड़ आ जाता है, ऐसे दोनों साइड से झाड़ होते, बीच में खुला सा रहता है। तो एक टनल टाइप की कह लो, एक केव टाइप की, केव तो नहीं टनल कह सकते हैं, सुरंग टाइप की बन जाती है, जो नेचुरल पेड़ पेड़ कटीली झाड़ों से बन जाती है, जो वही बनी हुई थी। ये जो है उसके अंदर झुकते हुए दौड़ते हुए चले जा रहे थे, और कांटे इनके हाथ में भी लग रहे, इधर उधर भी लग रहे, और एक कांटा इनके सर के पे लगा, जिसने वो हैट को हटा दिया इनके सर से, हैट पीछे गिर गया। और फिर ये दौड़े चले जा रहे, इनके सर में जगह जगह कांटे लग गए, खून गिरना शुरू हो गया। और एक जगह में पहुंच के ये रुके, तो इनको एकदम से जो इनकी उम्मीद थी कि वो बाघिन आएगी, तो बाघिन उम्मीद से पहले पहुंच गई थी, क्योंकि इन्होंने हड्डी के चटकने की आवाज़ सुनी। और ये बड़े ध्यान से अब देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आइडिया ले रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा। इतने में पीछे से गोविंद जी आ गए। तो उन्होंने गोविंद जी को इशारा किया,
बिल्कुल चुप हो जाए, बिल्कुल कुछ ना बोलें, और उनको ऐसे पकड़ के वहीं पे एक खाओ जैसा था, गड्ढा जैसा था, उस पे इन्होंने उसको बैठा दिया। और गोविंद जो है वो हेड को ऐसे लगाए हुए ऐसे पकड़ के ऐसे बैठ गया, गुड़ू बन के, घुटने के बल यूँ बैठ गया। और अब ये सोचने लगे कि यार ये बाघिन इस शिकार को खाएगी या नहीं खाएगी, क्योंकि इतना पुराना हो गया है, और ये क्या करेगी। तो इतने में इन्होंने देखा कि बाघिन जो है जंगल की तरफ जा रही, यानी कि आवाज़ आनी बंद हो गई थी, उसे शिकार खाना बंद कर दिया था, क्योंकि पुराना हो गया था, उसको शायद अच्छा नहीं लग रहा था, ताज़ा शिकार चाह रही थी। वो जंगल की तरफ जाने लगी। अच्छा, जंगल में क्या गया, वो एक चार चार पाँच पाँच मतलब एक जंगल गया जिसमें पेड़ थे बहुत ढेर सारे, उनके बीच से ये चली जा रही थी, जिसमें निशाना लेना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन इन्होंने कहा करना तो पड़ेगा ही, तो इन्होंने गन को लिया और लेकर के इन्होंने फायर कर दिया। फायर किया तो वो बाघिन जो है एकदम से बौखलाई और एकदम से पलटी। पलटने के बाद में वो इनकी तरफ आने लगी। इनकी गोली एक पेड़ में जाके लग गई थी, वो इनकी तरफ आने लगी। अब राइफल इनकी लोड थी और बाघिन इनके आ रही है सामने से। जब वो करीब 2.5-3 गज में थी तो इन्होंने उसके फायर किया, उसकी कुछ कहीं इस ऐसी जगह पे जहाँ पर गर्दन और कंधे के इधर कहीं पे, जहाँ पे कि गोली एक ही गोली में इसका काम तमाम हो जाए। अब क्योंकि सामने से आ रही है तो वो ये एरिया मेरे ख्याल से चेस्ट का जहाँ पे हार्ट का है, यहाँ पे कहीं पे गोली इन्होंने मारी होगी, क्योंकि गर्दन और बाजू के बीच का एरिया तो यही होता है। तो वो धाएं से उसके गोली लगी और वो बड़ी एक दहाड़ के साथ जो है नीचे गिरी। नीचे जहाँ पे वो पानी का कुंड था, जो दो धाराएं पानी के आके मिलके जो कुंड सा बना हुआ था, उस जगह पे कहीं पे गिरी। जिम कॉर्बेट साहब उठे और उठ के इन्होंने ऐसे ऊपर से झांक के देखा तो बाघिन के चारों पांव ऊपर थे और पूरा जो पानी था वो खून से लाल हो गया था एकदम, यानी कि बाघिन में हरकत नहीं थी, तो यानी कि बाघिन ख़त्म हो गई थी। तो इन्होंने गोविंद को बोला, गोविंद लो तुम्हारा बाघ, तुम्हारा आदमखोर मारा गया। गोविंद उठा, उससे देखा, देखते ही चिल्लाया, अरे मर गई मर गई मर गई, या मर गया मर गया मर गया। तो उसकी आवाज़ सुनी जो और लोग बैठे हुए थे, उन्होंने अरे वो भी खुशी में चिल्लाया, अरे मारा मारा मर गए मर गए मर गए, मारा लो हो मारा लो, जो भी इतना सब कुमाऊनी में मारा लो मारा लो मारा लो, खत्म है गए। तो जब ये शोर सुना उधर बद्री शाह जी ने, तो वो समझ गए कि यार पहले 2 गोलियां चली हैं और अब एकदम से इतना खुशी से भरा हुआ शोर आ रहा है, तो इसका मतलब बाघिन का काम तमाम हो गया है। उन्होंने भी अपनी गन उठाई और एक के बाद एक धाएं 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 10 फायर, हवाई फायर कर दिए। पूरा मुक्तेश्वर की जो वैली थी वो गोलियों की आवाज़ से गूंज गई, यानी कि गांव वालों, अब जितने मुक्तेश्वर के आसपास गांव और जहाँ जहाँ गोली की आवाज़ गई, उन्हें भी सबको पता चल गया कि हो गया काम। वो भी सब के सब जो है खुशी के मारे सब इधर की तरफ आने लगे। थोड़ी देर में वहाँ पे भीड़ एकदम जमा हो गई। फिर एक तने से जो है, एक बल्ली से कह लीजिए, उस बाघिन को बांध के कंधे में रख के लाया गया ये बद्री शाह जी के जो गेस्ट हाउस था वहाँ पे। वहाँ देखने वालों की भीड़ लगी हुई, अंधेरा अंधेरा होने लगा था। जिम कॉर्बेट साहब ने चाय वाय पी, उसके बाद में अपना नाइफ वगैरह निकाला और उसकी जो है बाघिन की जो है खाल अलग करी। तब इन्हें पता चला कि ये बाघिन की एक आंख नहीं है, एक आंख जो है इसकी वो कांटे से फूट चुकी है, यानी कि ये सिर्फ एक आंख से चलती है। इसीलिए शायद इसको जो गोली जो चली थी तने पे लगी थी, इसको आइडिया नहीं आया, ये जिम कॉर्बेट साहब की तरफ आ गई। और करीब 55 जगह पे इसके जो है, 50 से 55 जगह पे इसके जो है वो सही के कांटे हैं, जो पंजे में ऐसे घुसे हुए हैं, छाती में, आँख तो हुई, और भी शरीर में बहुत जगह। और उसके बाद में जिम कॉर्बेट साहब ने जब खाल वाल उतार ली तो बद्री शाह से बोले, अच्छा सा अब मैं शाह जी मैं चलता हूँ। तो शाह जी ने बोला, अरे नहीं नहीं, आज आप यहीं रुकिए। बोले नहीं नहीं, मुझे जाना ही होगा। और ये वहाँ से निकले, फिर पोस्ट ऑफिस गए, क्योंकि पोस्ट मास्टर साहब ने भी की भी तमन्ना थी, बड़ी इच्छा थी कि उस बाघिन को देखें जिसने आतंक, जो आतंक का पर्याय थी एक, उन्होंने भी देखा उसको।
उसके बाद में ये अपना जो सिविल गेस्ट हाउस, जो एक आम आदमियों के लिए जो गेस्ट हाउस था, उसमें गए। वहाँ पे 3-4 घंटे सोए। अगले दिन फिर ये नैनीताल के लिए निकले। यानी कि नैनीताल से चले और नैनीताल पहुँचे। 72 घंटे का इनका ये सफ़र, जो मैंने आपको 45 मिनट में दोनों वीडियो, तीनों वीडियो जोड़ ले तो पता नहीं कितने मिनट में सुना दिया है। तो ये पहुँचे तो इनकी जो सिस्टर, जो मैगी, जो एक मेडिकल प्रोफेशन से थी, उनको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी, बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इनके सर में जो कांटे घुस गए थे उनको निकालने में, इनके घाव में दवाई ववाई सब करी गई। तो इस तरह से मुक्तेश्वर की मैन ईटर का सफाया हुआ आदमखोर बाघ मारी गई। जिम कॉर्बेट साहब पहाड़ों में हमेशा पूजे जाते आए हैं, पूजे जाते रहेंगे। जिम कॉर्बेट साहब पैदा भी नैनीताल में ही हुए थे। वो तो कहते थे कि मैं अंग्रेज हूँ लेकिन मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे भाई बहन हम सब हिंदुस्तानी हैं। इनके फादर आए थे विदेश से, लेकिन ये यहीं पैदा हुए थे। तो ये हमारी कहानी का अंत है। कैसी लगी, क्या लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जो कहता आया हूँ ना, देवभूमि है, जागृत देवी देवता हैं, तो इस बात को तो जिम कॉर्बेट साहब ने भी माना था, आप नहीं मानोगे? तो दोस्तों, उत्तरांचल अपने घर, अपने गांव आओ, उत्तराखंड में अपने इष्ट देवताओं की पूजा करो, उनको सम्मान दो, उनका आशीर्वाद लो। और हो सके तो भैया 2 कमरे का घर अपने गांव में बना लो, अपने बच्चों को गांव ला के दिखाओ यार, कितना खूबसूरत उत्तराखंड है और कैसी कैसी चीज़ें हैं। जिम कॉर्बेट साहब का किस्सा चल रहा है, अगला वीडियो भी मैं सुनाऊंगा किसी मैन ईटर पे ही, जो अपने कुमाऊँ का ही है अभी, क्योंकि वही चल रहा है, द टेम्पल टाइगर एंड मोर मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ। तो अभी शायद अगली घटना जो है पनार मैन ईटर की हो, तो इंतज़ार करिए, शुरू करते हैं उस सीरीज़ को भी। तब तक आज्ञा दीजिए उत्तरांचल डायरीज़ को कि वो तैयारी कर सके अगली कहानी आपके सामने लाने के लिए। दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय उत्तरांचल, जय भारत माँ। रिमोट तो मेरा